हेलो दोस्तों, द आईटी नरेटर में आपका स्वागत है। वेलनेश्वर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देखकर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। वेलनेश्वर वैसे तो आप साल के 12 महीने कभी भी घूम सकते हैं। हाँ, अप्रैल और मई ये 2 महीने में यहाँ बहुत तेज गर्मी होती है, इसका ध्यान रहे। अब देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। क्या कहा? बैग भर ली? अच्छा, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिए। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से वेलनेश्वर के बीच करीबन 320 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर वेलनेश्वर के लिए रवाना होंगे। करीबन पौने 8 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़स फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे 101 महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं वेलनेश्वर की ओर। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर करीबन 2 बजे हम चिपळूण पहुंच जाएंगे। आज का लंच हम यही चिपळूण में करने वाले हैं। लंच के लिए मैंने 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। होटल अभिषेक नॉनवेज प्रेमियों के लिए और होटल शिव सागर शाकाहारियों के लिए। चिपळूण में मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर स्थित होटल शिव सागर एक शुद्ध शाकाहारी होटल है। यहाँ पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन ऐसे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उचित दरों में परोसे जाते हैं। यहाँ मिलने वाला कोकम शरबत और चॉकलेट पान लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। होटल शिव सागर में पार्किंग एवं टॉयलेट्स की भी अच्छी सुविधा है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो चिपळूण में स्थित होटल अभिषेक एक बेहतरीन विकल्प है। होटल अभिषेक में वेज और नॉनवेज दोनों तरह के महाराष्ट्रीय व्यंजन परोसे जाते हैं। ये चिपळूण का सबसे अच्छा मालवणी रेस्टोरेंट है, जहां चिकन, मटन, मछली, केकड़े जैसे कई विकल्प उपलब्ध है। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ के कोमड़ी वड़े और सोल कड़ी का तो क्या कहना, जरूर ट्राई करें। होटल अभिषेक एक पुराना रेस्टोरेंट है और इसमें उन सभी मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, अभिनेताओं, गायकों के चित्र मौजूद हैं जो इस जगह का दौरा कर चुके हैं। भरपेट खाना खाने के बाद दोपहर 3:30 बजे चलिए आगे बढ़ते हैं वेलनेश्वर की ओर। करीबन 2 घंटे के सफर के बाद शाम 5:30 बजे के आसपास हम वेलनेश्वर पहुंच जाएंगे। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए वेलनेश्वर में मुझे एमटीडीसी रिजॉर्ट वेलनेश्वर पसंद आया है। वेलनेश्वर समुद्र तट के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित एमटीडीसी रिजॉर्ट साफ सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखा है। यहाँ पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। रिजॉर्ट में बच्चों के लिए बगीचा और खेलने की जगह भी उपलब्ध है। यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों में उचित दरों पर ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। रिजॉर्ट के कमरे साफ और काफी बड़े हैं। इतना ही नहीं, बालकनी से और यहाँ तक कि खिड़कियों से भी समुद्र के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत मददगार और सहयोगी है। एमटीडीसी रिजॉर्ट वेलनेश्वर की खास बात यह है कि यहाँ रहने के साथ साथ खाने का भी अच्छा बंदोबस्त है। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का बढ़िया खाना परोसा जाता है। चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं।
सुबह 6 बजे हम मुंबई से निकले हैं और पूरा दिन सफर कर थक गए होंगे, तो अब आराम कीजिए। जब भूख लगे तब आज का डिनर हम रिजॉर्ट में ही करने वाले हैं। डिनर करें और जल्दी सो जाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे आज हम सबसे पहले जाएंगे गणपति बाप्पा का दर्शन करने हेदवी के प्रसिद्ध श्री दशभुज लक्ष्मी गणेश देवस्थान। आधे घंटे में सुबह करीबन 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुंदर पहाड़ियां और पेड़ों से घिरा श्री दशभुज लक्ष्मी गणेश मंदिर हेदवी में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक जागृत देवस्थान है। पहाड़ी की चोटी तक एक छोटी सी सड़क जाती है, तो आप अपनी कार मंदिर तक ले जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सीढ़ियां चढ़कर भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पेशवा काल के दौरान श्री केळकर स्वामी ने पेशवाओं की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया और इस गणेश मूर्ति को स्थापित किया। मंदिर का जीर्णोद्धार 1877 में श्री शिवराम गोविंद अर्थात काका साहेब जोगळेकर द्वारा किया गया था। इस गणेश जी को श्री दशभुजा लक्ष्मी गणेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गणेश मूर्ति की 10 भुजाएं हैं और उनकी बाईं ओर देवी लक्ष्मी विराजमान है। गणपति के दाहिनी और पहले हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में धनुष, चौथे हाथ में गदा और 5वें हाथ में महालुंग नामक फल है। गणपति के बाईं ओर पहले हाथ में कमल, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में नीलकमल, चौथे हाथ में दंत और 5वें हाथ में अनाज देखा जा सकता है। गणपति के सूंड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक अमृत कलश है। 3 फीट ऊंची गणेश जी की ये मूर्ति शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है और कई लोग मानते हैं कि ये मूर्ति कश्मीर में बनाई गई है। श्री दशभुज लक्ष्मी गणेश के इस प्राचीन मंदिर का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है, जहां आप आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। श्री दशभुज लक्ष्मी गणेश के पावन दर्शन के बाद अब हम चलेंगे हेदवी के प्रसिद्ध स्पॉट बामनगढ़ की ओर। श्री दशभुज लक्ष्मी गणेश मंदिर से अगर हम सुबह 11 बजे भी निकलें तो केवल 15 मिनट में सुबह करीबन 11:15 बजे तक बामनगढ़ वाला रास्ता जहां समाप्त होता है वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ शिव जी का श्री उमा महेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के पीछे से ही बामनगढ़ पहुंचने के लिए पैदल जाना होता है। श्री उमा महेश्वर का दर्शन लेने के बाद सुबह करीबन 11:30 बजे अब हम मंदिर के पीछे से पैदल चलते हैं बामनगढ़ की ओर। कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। हेदवी समुद्र तट अपने अनोखे प्राकृतिक आश्चर्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बामनगढ़ कहा जाता है। बामनगढ़ वास्तव में प्रकृति का एक आकर्षक आविष्कार है। दरअसल बामनगढ़ कई वर्षों तक चट्टानों से निरंतर टकराती समुद्र की लहरों के कारण चट्टान में बनी एक दरार है, जो लगभग 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी है। किनारे पर आती समुद्र की लहरें जब तेजी से बामनगढ़ में प्रवेश करती हुई चट्टानों से टकराती है तो 10 से 15 मीटर ऊंचा पानी का एक सुंदर स्तंभ बन जाता है। समुद्र की लहरों की जबरदस्त मार और दरार में लहरों की हलचल को सुनकर आप उत्साहित और रोमांचित महसूस करते हैं। उच्च ज्वार या हाई टाइड के दौरान बामनगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता अविस्मरणीय हो जाती है। एक विशेष टिप, बामनगढ़ का सुरक्षित दूरी से ही आनंद लेना बेहतर है, क्योंकि चट्टान पर पानी के लगातार बहाव के कारण कई जगह काई के जमा होने से पैरों का फिसलना संभव है। फोटो और सेल्फी लेते समय विशेष ध्यान रहे। बामनगढ़ देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन उतना ही रिस्की भी है, इसीलिए पर्यटकों को काफी निकट जाने से बचना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कई आइटिनरी में कहा है, बहादुरी और मूर्खता के बीच का अंतर समझिए।
छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। प्रकृति की इस अद्भुत सुंदरता का अनुभव लेकर दोपहर 1 बजे अब हम हमारे MTDC रिजॉर्ट वापस लौटेंगे और वहीं लंच कर लेंगे। लंच के बाद आप चाहें तो थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। आराम के बाद शाम करीबन 4:30 बजे चलिए चलते हैं श्री वेलनेश्वर मंदिर। 15 मिनट में शाम करीबन 4:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। श्री वेलनेश्वर मंदिर एक पुराना शिव मंदिर है। मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल से है और वर्तमान संरचना लगभग 400 साल पहले बनाई गई थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक शानदार दीप स्तंभ है जो तुरंत आपका ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर श्री विष्णु, गणेश जी, काल भैरव और परशुराम जैसे अन्य देवताओं के मंदिर है। भक्तों की ऐसी श्रद्धा है कि श्री वेलनेश्वर मांगी हुई मन्नत पूरी करने में बिल्कुल समय नहीं लगाते। समय को मराठी में वेळ कहते हैं, इसीलिए इस देवता को वेलनेश्वर कहा जाता है। ये शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात एकदम प्राकृतिक रूप से बना है। श्री वेलनेश्वर बहुत सारे कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण परिवार जैसे कि गोखले, रास्ते, गोवंडे, सावरकर, तुळपुळे, वेळणकर, घाघ, गाडगीळ आदि के कुलदैवत है। मंदिर परिसर में आप गाडगीळ समाधि देख सकते हैं। ये समाधि रामाजी दामोदर गाडगीळ जी की है, जिन्होंने 300 साल पहले श्री वेलनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। श्री वेलनेश्वर मंदिर समुद्र तट के ठीक बगल में होने के बावजूद मंदिर परिसर में एक मीठे पानी का कुआं भी है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नारियल के बगीचे, स्वच्छ तटरेखा और समुद्र की भारी लहरों की आवाज से घिरे श्री वेलनेश्वर मंदिर का अनुभव निराला है, जिससे आप खुद को एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। श्री वेलनेश्वर के पावन दर्शन के बाद शाम 5:15 बजे चलिए अब चलते हैं पास ही में स्थित वेलनेश्वर बीच। 15 मिनट में शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। वेलनेश्वर नाम के एक छोटे से गांव में हरे भरे परिवेश में स्थित वेलनेश्वर बीच एक बहुत ही सुंदर फिर भी कम भीड़भाड़ वाला बीच है। नारियल के पेड़ों से घिरा वेलनेश्वर का समुद्र तट अपने चट्टान रहित समुद्र और स्वच्छ वातावरण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन इस शांत समुद्र तट पर आप सैर कर सकते हैं, पानी में खेलने का मजा भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से सूर्यास्त का नजारा भी अद्भुत दिखाई देता है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट के पास कुछ खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं, जहां अगर आप चाहें तो चाय नाश्ता कर सकते हैं। वेलनेश्वर बीच पर बहुत सारे बेंचेस भी हैं, तो आराम से बैठें और अपने परिवार के साथ मनमोहक सूर्यास्त का और इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले। वेलनेश्वर बीच पर अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद अब हम MTDC रिजॉर्ट वापस लौटेंगे। बीच से अगर हम शाम 7 बजे भी निकलें तो केवल 15 मिनट में शाम करीबन 7:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब आपको भूख लगे तब अपने MTDC रिजॉर्ट में ही डिनर कर लीजिए। क्या बात है, यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये आइटिनरी पसंद आ रही है। तो चलिए मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे YouTube भाई साहब को ये संदेश मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा काम की वीडियो है और अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। कर दिया लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम जल्दी उठेंगे, फटाफट तैयार होकर सुबह 6:45 बजे हम चलेंगे जयगढ़ की ओर। आज हम नाश्ता करने के लिए कहीं रुकने वाले नहीं हैं, तो अपने साथ ढेर सारे पैक्ड फूड्स रखें। जयगढ़ जाने के लिए पहले हमें तवसा नामक गांव जाना होगा।
और फिर वहां से हम फेरी बोट, जिसके अंदर गाड़ी भी ले जा सकते हैं, उससे जयगढ़ पहुंचेंगे। होटल से अगर हम सुबह 6:45 बजे तक निकलें तो 45 मिनट में करीबन सुबह 7:30 बजे तक तौसाड़ पहुंच जाएंगे। तौसाड़ से अगर हम सुबह 7:40 बजे वाली फेरी से निकलें तो 20 मिनट में करीबन सुबह 8 बजे तक जयगढ़ पहुंच जाएंगे। यहाँ से अब हम सबसे पहले बढ़ेंगे श्री करहाटेश्वर मंदिर की ओर। फेरी बोट से उतरकर अगर हम सुबह 8 बजे निकलें तो आधे घंटे में करीबन सुबह 8:30 बजे तक श्री करहाटेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। जयगढ़ में प्रसिद्ध है जिंदाल समूह की JSW कंपनी और उसी के पास खूबसूरत समुद्र तट के एकदम बगल में स्थित है विशिष्ट कोकणी शैली में लकड़े का बना भगवान शिव का एक पुराना मंदिर, जो श्री करहाटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ पहुंचने पर आप सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो आपको एक कुंड दिखाई देगा, जहां गोमुख से ताजे और प्राकृतिक झरने के पानी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। यहीं से आप समुंदर का और जहाजों का शानदार नजारा देख सकते हैं। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और काली चट्टानें इस जगह को फोटोग्राफी के लिए एकदम सही जगह बनाती है। ढेर सारी हरियाली और प्रकृति से घिरा ये प्राचीन मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। श्री करहाटेश्वर मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहां पर आप ठंडी हवा के संग एक ताल पर नाचते डुलते पेड़ तो दूसरी ओर समुद्र की टकराती लहरों की गर्जना सुन सकते हैं। श्री करहाटेश्वर के पावन दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं जय विनायक मंदिर, भगवान गणेश के दर्शन करने। श्री करहाटेश्वर मंदिर से अगर हम सुबह 9:30 बजे तक भी निकलें तो आधे घंटे में सुबह करीबन 10 बजे तक जय विनायक मंदिर पहुंच जाएंगे। जय विनायक मंदिर JSW कंपनी द्वारा निर्मित गणेश जी का सुंदर मंदिर है। इसका रखरखाव और प्रबंधन भी JSW समूह द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इसे स्थानीय लोगों के बीच जिंदाल गणपति के नाम से भी जाना जाता है। जय विनायक मंदिर आधुनिक और पारंपरिक स्थापत्य शैली का एक आदर्श मिश्रण है, जो कोकण के लोगों की सादगी और समृद्धि को दर्शाता है। भगवान गणेश जी की मूर्ति पीतल से बनी हुई है। मुख्य मंदिर के बाहर पवन पुत्र हनुमान जी की 6 फीट ऊंची कांच से लेपित एक राजसी मूर्ति है। मंदिर के परिसर में सुव्यवस्थित उद्यान और मछलियों से भरा तालाब है। इस मंदिर में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए ताजी हवा और ठंडा वातावरण एक आराम देने वाली चिकित्सा की तरह है, जिससे आपके मन और आत्मा को आंतरिक शांति मिलती है। जय विनायक मंदिर में पार्किंग की बढ़िया सुविधा है, वो भी एकदम निशुल्क, और यहाँ वॉशरूम्स की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। गणपति बाप्पा के दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं। कहाँ? अरे भाई, पेट पूजा करने। आज लंच के लिए हम जाएंगे पास ही में स्थित कोकण करी रेस्टोरेंट। जय विनायक मंदिर से अगर हम सुबह 11:30 बजे भी निकलें तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 12 बजे तक कोकण करी रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। कोकण करी रेस्टोरेंट अपने कोकणी शैली में बने भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली फिश करी और फिश फ्राई लाजवाब है। यहाँ के मालिक और स्टाफ विनम्र हैं और आपको बढ़िया सेवा देने का प्रयास करते हैं। कोकण करी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खाने के बाद चलिए अब कूच करते हैं जयगढ़ फोर्ट की ओर। रेस्टोरेंट से अगर हम दोपहर 1:30 बजे भी निकलें तो 45 मिनट में दोपहर करीबन 2:15 बजे तक जयगढ़ फोर्ट पहुंच जाएंगे। जयगढ़ किला एक समुद्री किला है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI के अधिकार क्षेत्र में है। किले के बाहर अगर आप गौर करेंगे तो किले की सुरक्षा के लिए
एक गहरी खाई उन दिनों खोदी हुई आप देख सकते हैं। इस खाई में उन दिनों पानी और खूंखार मगरमच्छ छोड़े जाते थे। जयगढ़ किले का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर और 53 गुंठा है। समुंदर से करीबन 750 मीटर की दूरी पर स्थित इस किले में 20 बुर्ज है। ऐसा माना जाता है कि जयगढ़ किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास राजा भोज ने शिलाहार काल में करवाया था। 16वीं शताब्दी के अंत में ये किला संगमेश्वर के नायकों के अधिकार में था। 1713 में जयगढ़ किला समुंदर के शिवाजी सरखेल कान्होजी आंग्रे के कब्जे में था, तो आखिरकार 1818 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। किले का निर्माण 2 भागों में अर्थात बाले किला और पड़कोट में किया गया है। बाले किला अर्थात मुख्य किला, तो पड़कोट होता है इस मुख्य किले की सुरक्षा हेतु बनाई गई बाहरी संरचना। बाले किले में प्रवेश करते ही भव्य ऐसे महाद्वार पर शुभ चिन्ह उत्कीर्ण है। महाद्वार से किले में प्रवेश करने के बाद कुछ ही दूरी पर अस्तबल देख सकते हैं। जयगढ़ किले के निर्माण के दौरान स्थानीय मजदूरों को काम दिया गया था। गांव के वफादार व्यक्ति जयबा ने किले के निर्माण हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी समाधि आज जयगढ़ के किल्लेकर बाबा की समाधि के नाम से जानी जाती है और उन्हीं के नाम से किले को नाम दिया गया जयगढ़। इस समाधि पर ग्रामीणों की आस्था है और इसे आप जयगढ़ किले पर देख सकते हैं। बाले किले के केंद्र में गणपति मंदिर और तुलसी वृंदावन देखा जा सकता है। इसके अलावा बाले किले में 3 मीठे पानी की कुएं आज भी देखे जा सकते हैं। किले के ऊपर से अगर आप देखें तो अरबी सागर का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। जयगढ़ किले पर अच्छा खासा समय बिताने के बाद अब हम चलेंगे जयगढ़ लाइट हाउस देखने। जयगढ़ किले से अगर हम दोपहर 3:45 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 4:15 बजे तक जयगढ़ लाइट हाउस पहुंच जाएंगे। जिंदाल स्टील फैक्ट्री के प्रवेश द्वार के ठीक बगल से एक सड़क जयगढ़ लाइट हाउस के यहाँ जाती है। लाइट हाउस तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, तो गाड़ी संभाल कर चलाइए। लाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए, तो बच्चों के लिए 3 रुपए और फोटोग्राफी के लिए 20 रुपए का नॉमिनल शुल्क चार्ज किया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि पर्यटकों को शाम 4 से 5 के बीच ही लाइट हाउस देखने की अनुमति है। जयगढ़ लाइट हाउस के प्रभारी मददगार है और लाइट हाउस के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। लाइट हाउस के ऊपर से आप अरब सागर के मनोरम दृश्य और जयगढ़ किला भी देख सकते हैं। जयगढ़ लाइट हाउस से अब हम हमारे MTDC रिजॉर्ट वेलनेश्वर वापस लौटेंगे, इसलिए अब हमें फिर से फेरी बोट से उस पार जाना होगा। तो पहले हम जयगढ़ तवसाळ फेरी बोट के यहाँ जाएंगे और फिर वहां से फेरी लेकर हम तवसाळ जाएंगे। जयगढ़ लाइट हाउस से अगर हम शाम 5:15 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 5:45 बजे तक जयगढ़ तवसाळ फेरी बोट के यहाँ पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे की फेरी से निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 6:30 बजे तक तवसाळ पहुंच जाएंगे और फिर वहां से 45 मिनट में करीबन शाम 7:15 बजे तक हमारे MTDC रिजॉर्ट वेलनेश्वर में पहुंच जाएंगे। आज जल्दी उठकर हमने बहुत सारी साइट सीइंग की है, तो आप थक गए होंगे, तो जल्दी से डिनर कर सो जाएं। और हाँ, कल हम मुंबई लौटने वाले हैं, तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए, वरना कल हड़बड़ी हो जाएगी। वेलनेश्वर का आज का हमारा चौथा और आखिरी दिन है। होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे तक हम होटल से चेकआउट करेंगे और चलेंगे बोरिया अदूर में स्थित श्री टाड़केश्वर मंदिर की ओर। आधे घंटे में करीबन सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। गुहागर दाभोल की आइटिनरी अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि गुहागर में स्थित
श्री व्याडेश्वर के शिवलिंग के मुख्य भाग से 3 छोटे टुकड़े अलग हुए थे। उनमें से एक टुकड़ा बोरिया अदूर में स्थित श्री टाड़केश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसे श्री व्याडेश्वर का ही अवतार माना जाता है। टाड़केश्वर मंदिर का गर्भगृह और बाहरी सभा हॉल के साथ इस मंदिर का निर्माण बहुत हद तक श्री व्याडेश्वर मंदिर के समान ही है। यहाँ मौजूद दीप स्तंभ श्री व्याडेश्वर के अन्य 2 अवतार अर्थात असगोनी में स्थित श्री वाळुकेश्वर और अंजनवेल के श्री उड़ालेश्वर मंदिर के बाहर स्थित दीप स्तंभ से मिलता जुलता है। श्री टाड़केश्वर के दर्शन के बाद सुबह 10 बजे अब हम महाड़ होते हुए बढ़ेंगे मुंबई की ओर। करीबन 130 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोपहर करीबन 2 बजे हम महाड़ में लंच के लिए रुकेंगे। महाड़ में लंच के लिए मैंने 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। समृद्धि प्योर वेज होटल शाकाहारियों के लिए और मांसाहारियों के लिए मस्त मालवणी रेस्टोरेंट। समृद्धि प्योर वेज होटल महाड़ में स्थित शुद्ध शाकाहारी होटल है। यहाँ के भोजन की मात्रा और गुणवत्ता उत्कृष्ट है और खाने का स्वाद भी लाजवाब है। यहाँ के स्टाफ की सर्विस भी अच्छी है। यहाँ की समृद्धि थाली, पनीर मदिरा और पनीर राजवाड़ी बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है, जरूर ट्राई करें। मस्त मालवणी होटल की खासियत है यहाँ की थालियाँ। होटल मस्त मालवणी नॉनवेज और वेज दोनों थाली परोसता है। यहाँ की सुरमई थाली लाजवाब है और वेज में भी वेज मालवणी थाली किसी नॉनवेज थाली से कम नहीं है। मस्त मालवणी होटल में कार पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है और फ्रेश होने के लिए यहाँ के वॉशरूम भी स्वच्छ है। भरपेट खाना खाने के बाद अब हम फिर से बढ़ेंगे मुंबई की ओर। रेस्टोरेंट से अगर हम दोपहर 4 बजे तक भी निकले और रास्ते में अगर एक छोटा सा चाय ब्रेक भी लें तो रात करीबन 10 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। वेलणेश्वर के उत्तर में गुहागर है तो दक्षिण की ओर गणपतिपुळे है। अगर आपके पास कुछ और दिनों का समय है तो आप इन स्थानों की भी सैर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्ड आइटिनरी मैंने पहले से बना कर रखी है। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय और जय हिंद।